हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इस लेक्चर में हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से डील करेंगे। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता क्या है? ऐसा कम्युनिकेशन जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट भी आपको कंपेल नहीं कर सकता है। ऐसे कम्युनिकेशंस जो देने के लिए विटनेसेस जो होते हैं वो बाध्य नहीं होते हैं। तो ये रेंज करते हैं सेक्शन 121 से 131 तक। ये जो है ये सेक्शन 132 के एक्सेप्शंस है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर की एंडिंग में भी बता दिया था कैसे। तो इसमें आपको दो टर्म्स समझने पहले पड़ेंगे प्रोविजंस में जाने से। पहला है कंपेल। कंपेल का अर्थ होता है कि कोर्ट किसी विटनेस को कंपेल मतलब बाध्य नहीं बना सकता है, किसी को फोर्स नहीं कर सकता है एक पर्टिकुलर चीज़ का एविडेंस देने के लिए। और दूसरा है परमिट। तो परमिट का अर्थ ये होता है कि कोर्ट किसी विटनेस को परमिट नहीं करेगा एविडेंस देने के लिए। अब पहले केस में जब कोर्ट कंपेल नहीं करता है तब विटनेस बिना कंपेल हुए भी वॉलंटरीली अगर एविडेंस देना चाहे तो दे सकता है। वहीं जब नॉट परमिट की बात आती है, जब कोर्ट परमिट नहीं करेगा, तो जब विटनेस वॉलंटरीली भी अगर एविडेंस देना चाहता है किसी फैक्ट का तो कोर्ट उसे परमिट नहीं करेगा, वो वहाँ पे मनाही होती है। तो जो परमिट की बात की जाती है तो सेक्शन 122, 126 यहाँ पर बात की गई है कि कोर्ट कब परमिट नहीं करेगा, और वहीं पर आप उनको ऐड करेंगे सेक्शन 123 को भी। तो तीन प्रोविजंस में लिखा गया है कि कोर्ट परमिट नहीं करेगा, बाकी सब जगह आपको कंपेल का प्रोविजन मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 121 से। ये जजेस और मजिस्ट्रेट्स को प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जजेस और मजिस्ट्रेट से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है जो उनके कंडक्ट को रिप्रेजेंट करता हो ड्यूरिंग देयर एक्ट एज अ जज और मजिस्ट्रेट। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो भी एक जज और मजिस्ट्रेट की नॉलेज में आता है वाइल एक्टिंग एज अ जज, जब वो कोर्ट प्रिसाइड करते हैं तो उस चीज़ के ऊपर भी उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। वहीं पर अगर उनसे एक स्पेशल ऑर्डर के थ्रू क्वेश्चन किया जाए, और ये स्पेशल ऑर्डर होना चाहिए उनके सुपीरियर कोर्ट का। अगर आपका सीजेएम का कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो आपका सीजेएम या फिर वहीं पर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, एडीजे होते हैं, अगर उनकी कोर्ट से ऑर्डर आता है तो उसके आपको रिस्पॉन्स में जवाब देना पड़ सकता है। अदरवाइज आप ये जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। हैविंग सेड दैट, अगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जो इन दो कैटेगरीज में फॉल नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट से उसका एविडेंस लिया जा सकता है। जिसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर एक अक्यूज्ड को एविडेंस लेने के दौरान कोर्ट में लाया गया और अक्यूज्ड के पास एक ब्लेड थी जिससे वो पुलिस ऑफिसर का गला काट देता है कोर्ट में, तो ये ऑफेंस जो हुआ है वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस बुलाया जा सकता है और मजिस्ट्रेट गवाही दे सकता है कि ऐसे ऐसे फैक्ट्स हुए थे, अक्यूज्ड के पास ब्लेड थी और उसने ऐसे गला काटा था जिससे उसकी पुलिस वाले की मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसका एविडेंस मजिस्ट्रेट दे सकता है। अब इसके अंदर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर डिपोजिशन जो होता है, विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के प्रोसीजर को डिपोजिशन कहते हैं। अगर डिपोजिशन को इम्प्रॉपरली लिया गया है तो आप मजिस्ट्रेट को इसकी गवाही देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं। ये होता है मजिस्ट्रेट का कंडक्ट होता है एज अ जज, तो आप उसके लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते अनलेस वो सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर हो। अब एक केस था इसके अंदर, एम्परर वर्सेस चिडान। इसके अंदर ये कहा गया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जजेस होते हैं, जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर वो वॉलंटरीली एविडेंस देना चाहे किसी चीज़ का तो वो दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बात की गई है कि कंपेल, कोर्ट कंपेल नहीं करेगा मजिस्ट्रेट को। हाउएवर अगर मजिस्ट्रेट वॉलंटरीली देना चाहे तो मजिस्ट्रेट वॉलंटरीली एविडेंस दे सकता है। तो ये होता है कंपेल का प्रोविजन। अब जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे परमिट की बात की जाएगी वहाँ पे। तो सेक्शन 122 बात करता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ये प्रोबेबली इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सेक्शन 122 और सेक्शन 126। क्या है कि कोर्ट कांट कंपेल नीदर परमिट एनी पार्टी टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ऐसा कोई कम्युनिकेशन, ऐसा कोई संवाद जब दो पार्टीज के बीच में हुआ है, मैरिज की, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ है, तो कोर्ट उन्हें कंपेल नहीं करेगा पहले तो कि आप उस चीज़ का एविडेंस दो, और अगर आप चाहकर भी एविडेंस देना चाह रहे हो तो कोर्ट उसे परमिट नहीं करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं सबसे पहले। तो इसका ऑब्जेक्ट है टू सेव मैरिजेस एंड फैमिलीज, जो सोसाइटी की बेसिक यूनिट होती है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक हस्बैंड चोरी करके घर आया है और उसकी वाइफ, जिसे पता होता है, जिसको हस्बैंड ने बताया था कि मैंने चोरी की, और वाइफ उस चीज़ का एविडेंस देती है, तो 1 साल की जब सज़ा काटने के बाद, 2 साल की सज़ा काटने के बाद जब वो व्यक्ति वापस घर जाता है तो उसका और उसकी वाइफ के बीच में ट्रस्ट था, जो रिलेशनशिप थी, वो बचती नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए, जो सोसाइटी की बेसिक यूनिट होती है उसे बचाने के लिए हम इस कम्युनिकेशन को प्रोहिबिट करते हैं कोर्ट में एविडेंस दिए जाने से। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है देख लेते हैं। 5 एक्सेप्शंस हैं। पहला है कंसेंट ऑफ पार्टीज। कंसेंट अगर मिल जाए हमें उस पर्सन का जिसके खिलाफ एविडेंस दिया जा रहा है तो हम उसे ले सकते हैं। दूसरा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, डॉरी का केस हो गया, या फिर सिविल सूट चल रहा हो दोनों के बीच में, किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो गया, या फिर
किसी तीसरे व्यक्ति ने उनकी बात को सुन लिया हो, ईज ड्रॉप किया हो और ओवरहर्ड द कॉन्वर्जेशन बाय थर्ड पर्सन, तो वो उस चीज़, वहीं पे जो पार्टीज का कंडक्ट होता है वो इस प्रोविजन के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है। कंडक्ट कैसे, उसके ऊपर जो केस है वो है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इस प्रोविजन का इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि हस्बैंड जो होता है वो सुबह 5 बजे अपनी छत से उतरता है, नहाता है और सेम कपड़े पहन के अपनी वाइफ के पास जाता है, उसे एक ज्वेलरी का बॉक्स देता है। वाइफ उससे पूछती है कि ज्वेलरी का बॉक्स कहाँ से आया, तो वो उसको पता बता देता है कि इसके घर से मैं लाया। अब ये तो था कम्युनिकेशन, इस चीज़ का एविडेंस वाइफ नहीं दे सकती कि हस्बैंड ने उसको क्या कहा, पर वाइफ ये एविडेंस दे सकती है कि सुबह 5 बजे उसने अपने हस्बैंड को छत से उतरते हुए देखा, वो नहाया और उसने वही कपड़े पहने और उसके पास आया। इस चीज़ का एविडेंस एडमिसिबल होगा क्योंकि कंडक्ट होता है। तो इस केस में ही हेल्ड किया गया था कि हेल्ड कंडक्ट कैन बी डिस्क्लोज इन एविडेंस। अब कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज की बात जब करते हैं हम, तो ये बात होती है कि अगर कोई कम्युनिकेशन जो है वो शादी से पहले किया गया हो या मैरिज डिसॉल्व होने के बाद किया गया हो, तो वो इस प्रोविजन के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। ये ऐसा कम्युनिकेशन ही प्रोटेक्टेड है जो सिर्फ मैरिज के दौरान किया गया हो, और ऐसा कम्युनिकेशन जो मैरिज के दौरान किया गया हो और उसके बाद मैरिज डिसॉल्व भी हो जाती है तो भी वो प्रिविलेज बना रहेगा। ये होता है हमारा सेक्शन 122। इसके अंदर कोर्ट कंपेल नहीं करेगा, ना ही पार्टीज को परमिट करेगा, तो दोनों हमने जो टर्म्स पढ़े थे वो इसके अंदर लागू होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है वो है सेक्शन 123, एविडेंसेस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। किसी व्यक्ति को परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो ऐसा एविडेंस दे जो डिराइव किया जाता है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो स्टेट के रिकॉर्ड्स होते हैं। स्टेट अब यहाँ पे कोई राजस्थान कर्नाटका का स्टेट नहीं, स्टेट मतलब कंट्री, इंडिया, गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है, उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप फिर से देखेंगे कि परमिट टर्म है। परमिट का अर्थ ये है कि अगर विटनेस चाहेगा तो भी वो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जब तक सेक्शन 123 एप्लीकेबल होता है। अब अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स होते क्या है? ऐसे रिकॉर्ड्स जो जनरल पब्लिक के पास में सर्कुलेशन में नहीं है उन्हें कहते हैं अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स। इसका एग्जांपल होता है कैबिनेट पेपर्स, स्टेट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, फॉरेन ऑफिशियल डिस्पैचेस एटसेट्रा। अब इसके अंदर तो इसका जो केस है वो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। इस केस में ये कहा गया था कि जब पब्लिक इंटरेस्ट आउटवे करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, तब एविडेंस हम नहीं ले सकते, एविडेंस एडमिसिबल नहीं होंगे। ये जो बेस्ड है वो है लैटिन मैक्सिम सेलस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स, मतलब इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इज द सुप्रीम लॉ। वही बात है जैसा राजनारायण में हेल्ड किया गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है वो आउटवे करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। तो अगर कोर्ट को लगता है कि जो बात कही जा रही है पब्लिक इंटरेस्ट को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी तो कोर्ट उसको एविडेंस में नहीं लेगा। अब ये क्लेम कौन करता है? ये जो प्रिविलेज है वो क्लेम किसके द्वारा किया जाता है? तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है, मिनिस्ट्री होती है, वो क्लेम करेगी, या सेक्रेटरी जो होता है इस डिपार्टमेंट का वो क्लेम करेगा थ्रू एन एफिडेविट। एफिडेविट के थ्रू इसको क्लेम किया जाएगा। और जब आप सेक्शन 162 पढ़ोगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो इसका रिलेटेड प्रोविजन है, वहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को एक डॉक्यूमेंट के एविडेंस देने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, तो ही इज बाउंड टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट इवन दो वो इसके प्रिविलेज में आता है सेक्शन 123 के, उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड देन इट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड कि ये प्रिविलेज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा। सो 123 को 162 के साथ में पढ़ा जाता है। सो नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा सेक्शन 124 है वो बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन की। तो पब्लिक ऑफिसर अगर कोई होता है तो उसको कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए, अगर पब्लिक ऑफिसर की ओपिनियन में वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर इफ दैट ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज डिस्क्लोज्ड। तो अब यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर होता कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसे पब्लिक ड्यूटी की जिम्मेदारी दी गई हो, कोई पब्लिक ड्यूटी दी गई हो, उसे हम पब्लिक ऑफिसर कहते हैं। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो चेन ऑफ कमांड फॉलो करता हुआ अगर कोई कम्युनिकेशन आपके पास आता है आपके सीनियर से, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है ऑफिशियल सेटअप के अंदर, उसे कहते हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अगला जो प्रोविजन है बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, सेक्शन 125। अब ये बात करता है इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। तो ये इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन का सेक्शन है। यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, जज या मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता ये डिस्क्लोज करने के लिए कि कहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है। अक्सर क्या होता है, जैसा आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, सरफरोश फॉर एग्जांपल, वहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि पुलिस ऑफिसर्स को अक्सर इन्फॉर्मेंट जो होते हैं छोटे मोटे ऑफेंसेस की खबर वही देते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि पुलिस को पता होता है कि कहाँ क्या चल रहा है, सभी को पता होता है पुलिस में। तो उसका कारण ये होता है कि पुलिस के पास इन्फॉर्मेंट्स होते हैं हर छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऑफेंस हो सकता है। अब
ये प्रोविजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इन्फॉर्मेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इन्फॉर्मेंट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो उसकी लाइफ डेंजर में होगी, उसकी फैमिली डेंजर में होगी, और अगर ऐसा होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो क्राइम्स बढ़ते जाएंगे और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये होता है हमारा सेक्शन 125 का ऑब्जेक्टिव। मूविंग ऑन, सेक्शन 126 बात करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के प्रिविलेज की। ये एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील शेल नॉट बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन जो भी उसने अपने क्लाइंट के साथ किया हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं। आज की तारीख में सभी को एडवोकेट्स समझ के ही एड्रेस किया जाता है। हाउएवर जो बैरिस्टर हुआ करते थे वो इंग्लिश टाइम से जो इंग्लिश लॉ प्रैक्टिस करके इंडिया में आते थे उन्हें बैरिस्टर कहते थे। अटॉर्नी और प्लीडर को आज एज एन एडवोकेट इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। और वकील अगेन जो पहले के ज़माने में जब ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडियन प्लीडर्स, इंडियन एडवोकेट्स होते थे उन्हें वकील कहा जाता था, तो वो वकील होते थे। तो उनसे ये कंपेल या ये परमिट नहीं किया जाएगा कि वो जो भी कम्युनिकेशन उन्होंने अपने क्लाइंट के साथ किया है उसे डिस्क्लोज करें। अब इस कम्युनिकेशन में आता क्या है, तो इस कम्युनिकेशन में 3 चीज़ें आती हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन द अटॉर्नी एंड क्लाइंट, जो भी उनके बीच में बातचीत रही हो। दूसरी, कंटेंट्स और कंडीशंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट अटॉर्नी के पास आया हो क्लाइंट से या अटॉर्नी ने क्लाइंट को दिया हो तो उसका कंटेंट या उसकी हालत, उसकी कंडीशन, इसका खुलासा भी अटॉर्नी नहीं कर सकता। और तीसरी बात है कि अगर अटॉर्नी ने कोई एडवाइस दिए क्लाइंट को तो उसका खुलासा भी नहीं करेगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन तो ये है कि अगर क्लाइंट खुद ही परमिट कर देता है अटॉर्नी को कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो हमारी इन्फॉर्मेशन को, कंसेंट दे देता है, तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रिविलेज नहीं रहेगा, उस केस में आप डिस्क्लोज कर सकते हो। दूसरा जो है वो है कम्युनिकेशन इन फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस। तीसरा जो है क्राइम या फ्रॉड जो है वो कमिट किया आफ्टर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ए जाता है बी के पास, जो अटॉर्नी है, कहता है कि मैंने सी का मर्डर किया है और आई वांट यू बी टू डिफेंड मी। तो ये परफेक्टली लीगल है, नॉर्मल है, एक्चुअली में प्रैक्टिस भी यही होती है। अब जो दूसरा केस है वो ये है कि ए बी का मर्डर करता है और सी के पास जाता है, सी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डिफेंड करो, और डिफेंड करने के साथ ही साथ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है हम उसे 50,000 की घूस भी देंगे, ब्राइब करेंगे हम उसे। तो अब ये जो है सेकंड कैटेगरी में फॉल हो जाता है, कम्युनिकेशन इन फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस। तो ये जो कम्युनिकेशन है ए का बी के लिए, ये प्रोटेक्टेड नहीं है सेक्शन 126 में। सिमिलरली जब ए बी के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डिफेंड करो, बी उसे डिफेंड करना शुरू करता है, उसका अटॉर्नी बनता है, और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसे पता चलता है कि मेरी एम्प्लॉयमेंट शुरू होने के बाद में ए ने खुद आगे से चल के प्रोसिक्यूशन को ब्राइब कर दिया, 50,000 रुपये दिए, तो वो होता है क्राइम और फ्रॉड कमिटेड आफ्टर एंगेजिंग इन एम्प्लॉयमेंट। तो इस चीज़ को भी हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का बेनिफिट नहीं देंगे और इसका भी डिस्क्लोजर किया जा सकता है। अब जो इसका केस था वो था मियाजान वर्सेस एम्परर, काफ़ी पुराना केस है। इसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो एप्लीकेबल होता है, ये जो प्रोविजन, वो कैपेसिटी जब होती है लीगल एडवाइजर की तभी एप्लीकेबल होता है, नॉट एज फ्रेंड्स। अगर ए और बी दो दोस्त हैं और बी अटॉर्नी है और ए उसको ये बता देता है कि भाई मैंने ये मर्डर किया है, 50,000 रुपये मैंने एक्स को, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसे दिए हैं, तो ये अगर कम्युनिकेशन बी से करता है तो बी इस समय उसका लीगल एडवाइजर नहीं है, इंस्टेड वो फ्रेंड की कैपेसिटी में वहाँ पे मौजूद है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड नहीं है। और जो सेक्शन 127 है, इसका एंसिलरी प्रोविजन है, वो ये कहता है कि सेक्शन 127 की जो प्रोटेक्शन है वो अप्लाई करती है क्लर्क्स और सर्वेंट्स जो होते हैं अटॉर्नी के, जो उनके ऑफिस में काम करते हैं, क्लर्क्स हुए, सर्वेंट्स हुए, तो उनके ऊपर भी ये प्रिविलेज अप्लाई करता है, वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अब इस प्रोविजन का पर्पस क्या है? इस प्रोविजन का पर्पस है जो क्लाइंट है उसकी प्रोटेक्शन, क्लाइंट की प्रोटेक्शन इस प्रोविजन का पर्पस है। और दूसरी बात एक और है, ये है कि जब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, दैट इज केस पूरा खत्म हो गया, पूरा मैटर रिजॉल्व हो चुका है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, तभी भी इस सेक्शन का जो प्रिविलेज है वो अप्लाई करेगा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी। सो दिस इज सेक्शन 126 एंड 127। तो अगला जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 128। इसके अंदर ये कहा गया कि प्रिविलेज इज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। अगर ए अक्यूज्ड या ए सिविल केसेस में प्लेंटिव या डिफेंडेंट जो भी है वो पार्टी खुद एज अ विटनेस प्रोड्यूस होती है कोर्ट में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने वेवर दे दिया है कि अब जो मेरा एडवोकेट है वो भी इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। वहीं पर अगर मैं उस एडवोकेट को भी कटघरे में खड़ा कर दूं और उसको भी विटनेस बना दूं, तभी भी जो वेवर है उसे नहीं डीम किया जाएगा। इस वेवर को तब तक डीम नहीं किया जाएगा जब तक मैं उस एडवोकेट से, जो भी मेरे अटॉर्नी है, उनसे ऐसा सवाल ना करूं जिस सवाल का जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं थे। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है वो है
कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर इज प्रोटेक्टेड। आपके लीगल एडवाइजर के साथ अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन कहलाएगा और वो प्रोटेक्टेड होगा अनलेस आप एग्री करते हो राइटिंग में कि मैं इस चीज़ का एविडेंस दूंगा। और अगर आपने ये एग्री किया तो कोर्ट आपसे ऐसा हर सवाल पूछ सकता है जो पहले प्रिविलेज में था, जो पहले कॉन्फिडेंशियल कहलाया था, और अब कोर्ट उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन कर सकता है और आपको वो डिस्क्लोज करना होगा। यू आर बाउंड टू डिस्क्लोज इट। जो अगला प्रोविजन है वो है कांट कंपेल प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेसेस हु आर नॉट अ पार्टी। तो ये सेक्शन 130 जो है वो बात करता है नॉन प्रोडक्शन प्रिविलेज की। ऐसा व्यक्ति जो विटनेस है और कोर्ट के केस के अंदर पार्टी नहीं है तो उसे आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो ऐसा कोई टाइटल डीड प्रोड्यूस करे जिसको प्रोड्यूस करने से वो खुद किसी क्राइम के अंदर इंक्रिमिनेट हो सकता है, उसके ऊपर कोई पेनल्टी या फोरफीचर लग सकता है। इसे हम कहते हैं नॉन प्रोडक्शन प्रिविलेज। तो जो हमारा लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का वो है सेक्शन 131। वो कहता है कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकता ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता तो वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने से मना कर सकता था। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यूजुअली ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके अटॉर्नी या दूसरे एजेंट्स के पास होते हैं जो आपके होते हैं पर उनके पास है, और कोर्ट अटॉर्नी या दूसरे एजेंट दूसरे पर्सन को कंपेल नहीं कर सकता प्रोड्यूस करने के लिए। जो आपके अगर पोजेशन में होते तो आप उन्हें रिफ्यूज़ कर सकते थे प्रोड्यूस करने से। तो इसका ऑब्जेक्ट भी ये है टू प्रोटेक्ट पर्सन हुज डॉग्स आर इन पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन सच एज अटॉर्नीज एटसेट्रा। सो आई होप आपको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का जो हमारा पार्ट था चैप्टर 9 के अंदर वो समझ आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम डील करेंगे चैप्टर 10 से जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात करता है। अब रीजनेबल अप्रोच भी यही है कि हमने एक बार विटनेसेस पढ़ लिए तो उनका एग्जामिनेशन कैसे होता है हम उससे डील करें। एग्जामिनेशन होने के बाद में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जो चैप्टर जो हमारा प्रोविजन है सेक्शन 60 से लेके 90 और 91 से लेके 100 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील करते हैं। तो वील डील विद दैट आफ्टर चैप्टर 10। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।